और हरियाणा में सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरता, डिप्टी सीएम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाता, वहाँ पे किसान जाग चुका है। तो हमने निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे हम उनके पीछे पीछे आगे आके उनके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इनकी औकात क्या है, ये किस तरह से लोग हैं। तो कल को अगर इनके पास आटा होगा ये आटा कंट्रोल कर लेंगे, और तब जब आपको इसकी लत लग जाएगी तब ये आपको आटा नहीं देंगे जब जरूरत होगी। ये बहुत झूठी सरकार है, सबसे झूठा ये प्रधानमंत्री आज तक का रहा है, और ये किसानों के साथ साथ उन मंडियों को भी खत्म कर देंगे जैसे जियो ने और कंपनियों को खत्म कर दिया। उन पर आरोप लगाते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो स्कूटरी से गिर गई। क्या ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है ये बात? आंदोलन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सबसे पहले 26 नवंबर को जो बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैरिकेडिंग तोड़े गए थे, उस दिन ये वहाँ पर मौजूद थे। ये वहाँ के चश्मदीद हैं, आई विटनेस है, उसमें ये वहाँ पर थे। ये ऐसा इनका कहना है। ये हरियाणा के जवान है जो आज हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और चीजों को इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप उस दिन भी वहाँ उस आंदोलन में मौजूद थे और आज आप नंदीग्राम, कोलकाता वगैरह से होते हुए आज आप यहाँ आफिस हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो सरकार टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर इतने दिन आंदोलन करने के बाद, इतने जवानों की शहादत के बाद बातें नहीं मान रही है, वो अब ऐसे हुंकार करने से क्या कुछ मान पाएगी, मानेगी कोई बात? नहीं, सरकार मानी हुई है। सरकार ने 11 मीटिंग्स के अंदर अपने 12 पॉइंटों को मान लिया है कि हमने गलत किया है, लेकिन मोदी है जो एक राजहट होता है, वो राजहट के अनुसार ही अपना काम कर रहे हैं, वो राजहट छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये उन्होंने अपनी निजी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया कि मैं कानून वापस नहीं लूंगा, जबकि टोटल एग्रीकल्चर एनालिस्ट मान चुके हैं कि ये कानून काले हैं और ये खेती के अस्तित्व की बात है, ये हमारे भविष्य की बात है, क्योंकि आज तक किसी ने कानून हमें खेती वालों ने मांगे ही नहीं थे। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर कोविड की आड़ में थोपे गए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि आंदोलन 106 दिन से नहीं, लगभग 8 महीने से लगातार हरियाणा और पंजाब में चल रहा था, जो अब बढ़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और से होता हुआ बिहार से आज बंगाल में आ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सरकार से मांग नहीं रहे हैं, जो उन्होंने हमें दिया है वो वापस दे रहे हैं उनको, हमें नहीं चाहिए। हमारी मांग है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बंगाल के किसानों को कितना आज तक धान का एमएसपी मिला है, कितना उनको आलू का एमएसपी मिला है, ये आपको बात जाननी चाहिए। जो सेंट्रल सरकार निर्धारित करती है जिसको, क्या वो मिलता है बंगाल के अंदर? लेकिन जो मरकज की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कहती है कि यहाँ बंगाल में किसानों की जो हालत है वो यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी वजह से है। वो कहते हैं कि हम सेंटर से पैसा भेजते हैं, हम सेंटर से सब कुछ देते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोगों तक नहीं पहुंचने देती है। ये बहुत झूठी सरकार है, सबसे झूठा ये प्रधानमंत्री आज तक का रहा है। दिशा जब एग्रीकल्चर स्टेट का था, अगर ये मानती है तो फिर आपने कानून क्यों लेकर आए? आपको यहाँ पर एपीएमसी को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया, मंडीकरण को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? तो पूरे देश का किसान सबसे ज्यादा अगर खुशहाल है तो वो हरियाणा और पंजाब में है, क्योंकि वहाँ पे एएमसी है, एपीएमसी, वहाँ मंडीकरण है, मंडीकरण से हमें सुविधा मिलती है, और वो हमारा अनाज है, जो हमारी गेहूं है, जो हमारा बाजरा है, वो मक्का है, वो मार्केट में जाकर बिकता है, वहाँ पे मंडीकरण है। उसी मंडीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसी मंडीकरण को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये कानून लेकर आए हैं, और ये किसानों के साथ साथ उन मंडियों को भी खत्म कर देंगे जैसे जियो ने और कंपनियों को खत्म कर दिया। हम बताने आए हैं कि डाटा वालों के पास आपको आटा नहीं देना है, जैसे वो अब डाटा कंट्रोल कर लेते हैं, तो कल को अगर इनके पास आटा होगा ये आटा कंट्रोल कर लेंगे, और तब जब आपको इसकी लत लग जाएगी तब ये आपको आटा नहीं देंगे जब जरूरत होगी।
आप लोग जो ऐसे विधानसभा राज्यों में जाके, जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जाकर आप महापंचायत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप जो इस महापंचायत में स्टेज से जो आप हुंकार भर रहे हैं, वो बीजेपी सरकार को नुकसान पहुंचा पाएगी? देखिए, पहली बात तो आपको ये जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया जो दिखाता नहीं है, और आपके ऊपर भी ये बंदिशें लगनी शुरू कर दी गई हैं। एक नया कानून लेकर आए हैं, ये आप सोशल मीडिया के खिलाफ आपकी आवाज को दबाने के लिए। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पंजाब के अंदर इनका एमसी के इलेक्शन के अंदर क्या हालात हुआ, एक भी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पाया। और हरियाणा में सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरता, डिप्टी सीएम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाता, वहां पे किसान जाग चुका है। और अभी थोड़े दिन पहले यूपी के अंदर एक चुनाव था कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का, जिसके ऊपर वहां के बीजेपी के एमएलए गुंडा राज किसानों पर गोलियां चला देते हैं चुनाव जीतने के लिए। और अगर हम यवतमाल में महाराष्ट्र में जाते हैं किसान महापंचायत करने के लिए, तो ये वहां पर कोरोना फैलाकर वहां पे लॉकडाउन लगा देते हैं। तो हमने निश्चय किया है कि जहां जहां मोदी जी जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे आगे आके उनके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इनकी औकात क्या है, ये किस तरह से लोग हैं। अगर कानून अच्छे हैं तो बंगाल में अब तक इन्होंने इन कानूनों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आपको इनको करना चाहिए। आप बोलोगे कानून अच्छे हैं तो आप उन पर वोट मांगे। अभी देखो क्या हो रहा है, भाषा की जो मर्यादा है वो कितनी गिर चुकी है। किसी की बहन को, किसी की बेटी को ये लानित करके उन पर आरोप लगाते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो स्कूटरी से गिर गई। क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देती है ये भाषा? क्या ये देश के प्रधानमंत्री को अच्छा है कि किसी की बहन के बारे में वो ऐसा बोले? और दूसरी बात, एक आता है यहाँ पर कोबरा, वो बोलता है कि मैं 10 लूंगा तो सीधा शमशान घाट में जाएंगे। उसको हम बताने आए हैं कि कोबरा के फन को कुचलने का स्वभाव हमें अपने खेत से मिलता है। और दूसरी बात वो बोलते हैं, कहते हैं 10 लेंगे तो सीधा शमशान घाट पहुंचा देंगे। तो आपके मोदी जी ने बॉर्डरों के ऊपर 300 लोगों को 10 लिया है, वो आपको याद नहीं। मिथुन जी, अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए कि आप सच में ही कोबरा हैं। ये कोबरा सरकार ही लाशों की राजनीति करने वाली पार्टी है। बीजेपी को हम बहुत जालम पार्टी, बीजेपी, ये इसकी डेफिनेशन है। आपको ये बंगाली भाइयों को समझाने के लिए आए हैं, क्योंकि बंगाल एक शिक्षित प्रदेश है और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। वो वोट बहुत समझ कर देंगे इस फांसीवाद एजेंडे के खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ। ये जो हमारे दो कॉर्पोरेट लॉबी के दलालों के खिलाफ आपको ये जंग में हमारा साथ देना होगा। 26 जनवरी को लाल किले में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको इस इतिहास का मालूम होना चाहिए। गोदी मीडिया ने हमारे धार्मिक चिन्ह निशान साहब को खालिस्तान का झंडा बनाकर पेश किया। और दूसरी बात, आपको उस झंडे के इतिहास का मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगाली और पंजाबी ने दी है इस झंडे को बचाने के लिए। और इससे भी बड़ा इसका इतिहास है। आप इतिहास के झरोके से झांक कर देखना, अच्छे से पढ़ना, किताबें पढ़ना, कि जो तिरंगे के अंदर सबसे ऊपर केसरिया रंग आता है वो क्यों आया, वो पहले कहाँ होता था। जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारी पंजाब के जो थे, उन्होंने चाबियों का मोर्चा और गुरु का बाग का मोर्चा लड़ा, उसके बाद गांधी और नेहरू जी पंजाब में जाते हैं कि आपने ब्रिटिश सरकार को झुका लिया है, अब आप आज़ादी की लड़ाई लड़ें। तब एक शर्त रखेगी, आपको झंडे का रंग बदलना होगा। केसरिया रंग नीचे होता था, तब उसके बाद ऊपर आया और हमने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया और हमने वहाँ पर कामयाबी हासिल की। बंगाल और गुजरात 90% के करीब कुर्बानी देता है देश के लिए। ये जतिन दास का बंगाल है जिसने 63 दिन
भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल कर देकर अपनी शहादत दी थी, वो इस आरएसएस के माफी मांगने वालों को सरकार अपने हाथ में नहीं देगा। हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं।